लोक सेवा अधिकार जो कि उड़ीसा में है ये, और इसको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ आप CSC से कैसे लोक सेवा अधिकार पे जाके नेशनल फैमिली स्कीम पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या है, CSC डॉट लोक सेवा अधिकार, ऐसा आपको जो गूगल का जो क्रोम है, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए CSC डॉट लोक सेवा मैंने कर दिया, और इसे करते ही यहाँ पे जो उसका देखिए नीचे जो आ गया है, ये देखिए लोक सेवा अधिकार। तो इस पर जो पहला वाला जो आएगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे भी आप यहाँ पे क्लिक करें, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया लोक सेवा अधिकार, ये जो मेन पोर्टल एक्चुअली है। तो यहाँ से आप बहुत सारा जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का योजना यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, लॉगिन विद डिजिटल सेवा। हम ये CSC से अप्लाई करें, तो इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना जो CSC का जो आपको पूरा ID है वो सही से यहाँ पे अपना CSC ID से लॉगिन करना है। तो उसके लिए आपको चाहिए आपका यूजर नेम और ईमेल ID, जो भी आपका जो CSC सेंटर अगर आप चला रहे हैं तो पहले से ही आपका CSC ID होगा, तो वही CSC ID आपको यहाँ पे डालना है, और उसके बाद पासवर्ड डालना है। तो ये जो वीडियो मैं अब बना रहा हूँ ये सिर्फ CSC यूजर के लिए, नॉर्मल यूजर के लिए अलग फैसिलिटीज़ है। तो एक CSC वाला ही ये वीडियो देखें, और अलग कोई चाहे तो वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको जो पूरा जो CSC ID है वो सही से यहाँ पर डालना है, और CSC ID डालने के बाद फिर दोबारा जाना पासवर्ड की तरफ, और पासवर्ड यहाँ पे पासवर्ड अपना डालना है। और जैसे आपका पासवर्ड डालेंगे उसके बाद आपको साइन इन करना है। तो देखिए साइन इन हो गया, अभी देखिए ये कंटिन्यू बोल रहा है, और फिर ये इसमें क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली पोर्टल में रिडायरेक्ट हो जाएगा CSC के थ्रू। देखिए अभी ये हो गया है। तो अभी करना क्या है, हमें एक नया जो एप्लीकेशन अप्लाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा ऑप्शन है, यहाँ पे मेक पेमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे देखिए सर्विस डिपार्टमेंट, और काफ़ी सारा यहाँ पे चीज़ें हैं। तो क्योंकि हम लोग एक फ्रेश एप्लीकेशन मतलब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मतलब, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छे लगे तो शेयर डेफिनेटली करना। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, जब भी आप एक फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो उससे पहले जो डॉक्यूमेंट जो भी है उसको सही तरह से आप स्कैन कर रख लीजिए, ठीक है। तो अभी चलते हैं, देखिए यहाँ पे सर्विस पे, देखिए यहाँ पे सर्विस पे अगर क्लिक करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जितने भी जो गवर्नमेंट का सर्विस है, जो उड़ीसा गवर्नमेंट देती है, जो अपने जो उड़ीसावासी जो हैं जितने भी लोग हैं, तो वो लोग यहाँ पे अपना जो सारा सर्विस यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और सर्विसेज में आप अभी देख सकते हैं काफ़ी सारा सर्विसेज है। देखिए यहाँ पे बार्थ सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, डुप्लीकेट पास सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब इंदिरा गांधी नेशनल डिजेबल पेंशन, काफ़ी सारा चीज़ यहाँ पे है, स्कॉलरशिप से लेके मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सर्विसेज यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। और ये सारा सर्विसेज जो भी है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, इस पे हम अप्लाई करेंगे। उसको शॉर्ट फॉर्म में करें तो NFBS ये जो स्कीम है, ये एक्चुअली नेशनल फैमिली मतलब नेशनल स्कीम है एक्चुअली ये। तो लेकिन ये उड़ीसा गवर्नमेंट में होके जाता है, तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी करेंगे कॉन्सर्न ऑफिस नोट। ये यहाँ पे देखिए हम केमझर से हैं, तो हम केमझर पे अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद जो ब्लॉक मतलब कौन सा ब्लॉक है, हम सारपड़ा ब्लॉक से, तो सारपड़ा ब्लॉक मतलब जो भी आपका यूजर है वो उसके बाद पंचायत का नाम, और उसके बाद आपको लिखना है जो कंसर्न ऑफिस मतलब कहाँ का है। तो उसके बाद देखिए ये डिजाइन ऑफिसर वीडियो, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से एक्चुअली वेरीफाई होता है, और वेरीफाई होने के बाद ही आपको जब आपका फॉर्म आगे जाता है, और उसके बाद पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद ही आता है, मतलब आपको पूरा फॉर्म मिलता है, मतलब जो नेशनल जो स्कीम है फैमिली बेनिफिट स्कीम है वो। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पे जाएंगे, देखिए ये बोल रहा है फेच बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आपका पहले से कभी दिया हुआ डिटेल्स तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे आप जो एप्लीकेशन का जो मोबाइल नंबर है, जो भी एप्लीकेंट है आपका, उनका सही एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको देना है, क्योंकि वहाँ पे एक OTP जाएगा। तो एक बार यहाँ पे जो एप्लीकेशन का अगर नंबर हो गया तो डेफिनेटली वो रजिस्टर हो जाएगा, वो उसी फ़ोन नंबर का इन फ्यूचर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, जो एप्लीकेंट है उनका नंबर यहाँ पे लिखना है, और उन्हीं का ही नंबर आपको यूज़ करना है, और वो नंबर सही से काम करना चाहिए। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे और OTP पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए मोबाइल पे OTP आ गया होगा। अब जैसे OTP आ जाएगा, आपको ये OTP वेरिफिकेशन कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, वो पूरा OTP आपको यहाँ पे डालना है, और OTP पूरा ही आपको डालना है। कोई गलत डाल दे तो फिर दोबारा से आपको, ये टाइम लगता है कभी कभी, मतलब 10 मिनट 15 मिनट भी लग जाता है कभी कभी OTP आने में। तो ट्राई कीजिए कि नहीं एक ही बार में ये काम जैसे हो जाए। कभी कभी सर्वर का भी इशू रहता है, लेकिन फिलहाल तो अभी इतना सर्वर का इशू नहीं है। तो हम भी अभी वेट किए हैं OTP के लिए, अभी ऑलरेडी 2-3 मिनट हो गया लेकिन आया नहीं, तो अब वेट किए हैं थोड़ा सा। तो जब तक OTP आ जाएगा तब तक और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, कि ये जो पेंशन वाला ये स्कीम है
ये जो भी स्कीम है, फैमिली बेनिफिट स्कीम, इसको एक दिन में नहीं होता है, इसको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी मतलब ये जो ब्लॉक लेवल में होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है, तो काफ़ी सारा वेरिफिकेशन यहाँ पे रहता है, और वेरिफिकेशन के बाद ही ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। यहाँ से सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हो, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। और जो भी एप्लीकेशन आप ऑफलाइन में भी जा सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे ऑनलाइन में अप्लाई कर रहे हैं, आप चाहो तो जाके डायरेक्टली ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पे भी जाके ऑफिस में जाके वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो चाहते हैं सीएससी में अप्लाई करो, ये सीएससी अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, और उसके बाद हम लोग को अभी, हाँ जी, आ गया अभी मोबाइल पे ओटीपी। तो ओटीपी आ जाने के बाद हम लोग यहाँ पे अभी ओटीपी डालते हैं, और जो ओटीपी आएगा ना वो 6 डिजिट कोड पे ही आएगा आपके मोबाइल। जो एयरटेल नंबर है उसमें थोड़ा ओटीपी टाइम लगता है, लेकिन जो जियो नंबर है उसमें तुरंत ओटीपी आ जाता है। ओटीपी आने के बाद यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे को जो कोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे सिटीजन का प्रोफाइल आ गया, और यहाँ पे जो सिटीजन का फोटो चाहिए, उनका डिटेल्स चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, एवरीथिंग, मतलब फादर नेम या हस्बैंड नेम। तो हम लोग एक ये फीमेल एप्लीकेंट का अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके इसलिए उसका पहले डॉक्यूमेंट हम लोग यहाँ पे रेडी करते हैं। वहाँ पे मिस्टर, मिसेस या अदर आप लिख सकते हैं। और ये मिसेस है, मतलब ये फीमेल है, तो हम उनका फीमेल एमएस पे ये हैं। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम उनका उनका पूरा नेम, और जनरल देखिए फीमेल यहाँ पे क्लिक कर दिया ऑलरेडी। तो जो नेम जो आधार कार्ड में या पैन कार्ड में जो भी डॉक्यूमेंट या वोटर आईडी उसमें होगा, तो वही नेम पूरा एकदम करेक्ट से अप्लाई लिखना है। मतलब इधर उधर लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, वो अप्लाई होने में बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। हम लोग आधार से अप्लाई करेंगे, और उसके बाद उनका फ़ोटो यहाँ पे देखिए, फ़ोटो यहाँ पे एप्लीकेंट का फ़ोटो सबसे पहले वही लगाते हैं हम लोग। तो जो फ़ोटो है वो उसका कितना केबी, मतलब कितना फॉर्मेट में चाहिए, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, और उसी डिस्क्रिप्शन में ही आपको जो फ़ोटो वो रखना होगा, क्योंकि ज़्यादा एमबी रखेंगे तो वो नहीं होगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले जो फ़ोटो है उसको कंप्रेस करके रेडी करके रखिए, और इसका स्पेसिफिक वीडियो मैं बाद में बना दूंगा। तो अभी सबसे पहले करना है क्या है, उनका जो फुल नेम है यहाँ पे पूरा नाम उसको मतलब नेम और सरनेम दोनों मिला के लिखना है यहाँ पे। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली नेम लिख देना है, फिर सरनेम भूल जाएंगे तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा वो फाइल। तो देखिए यहाँ पे फुल नेम लिख दिया, और उसके बाद हम लोग जाएंगे, यहाँ पे देखिए फादर नेम और हस्बैंड नेम लिखा हुआ है, और उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। तो अभी पहले लगते हैं फादर नेम या हस्बैंड नेम, जो भी हस्बैंड नेम है उनका आधार पर कार्ड देख लीजिएगा। फादर नेम लिखने पे भी चलेगा, लेकिन अगर वो शादीशुदा हैं, मतलब उनका हस्बैंड मर गए हैं, क्योंकि ये तो जो पेंशन स्कीम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उनका हस्बैंड नहीं है, तो उनको उड़िया में विधवा भत्ता भी बोलते हैं। तो अभी उनको क्या करेंगे हम लोग, तो उनका जो हस्बैंड एंड फादर नेम उनमें से जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। वो सारा चीज़ करने के बाद ये जो फादर नेम है, हस्बैंड नेम, ये सिर्फ कैपिटल लेटर में लिखे तो भी अच्छा होगा। आप चाहे तो पहला वाला लेटर जो कैपिटल में लिख के बाकी बस स्मॉल में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रीफर करेंगे कैपिटल लेटर में लिखना, क्योंकि काफ़ी डॉक्यूमेंट में कैपिटल में लिखा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना उसको, और जैसे जैसे ही डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे तो यहाँ पर एज डायरेक्टली अपने आप आ जाएगा। आप चाहे तो जो भी है, और डेट ऑफ बर्थ देना ये ज़रूरी है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद आपका यहाँ पे ईमेल आईडी देना होगा। आप चाहे तो अपना सेंटर का ईमेल आईडी दे सकते हैं, अगर उनके पास ईमेल आईडी अवेलेबल नहीं है। और अगर उनके पास ईमेल आईडी है तो उनको बता दीजिए कि आप उनके ईमेल आईडी में नोटिफिकेशन ये सारा चीज़ जाएगा। तो ये मैंडेटरी नहीं है वैसे कि, लेकिन जो फादर नेम या हस्बैंड नेम या डेट ऑफ बर्थ, फुल नेम, जेंडर, ये सब जो स्टार मार्क दिया हुआ है वो मैंडेटरी है, और जो स्टार मार्क नहीं दिया गया है ये मैंडेटरी नहीं है। तो आप ये दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर जो है वो मैंडेटरी है। तो देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर में स्टार दिया हुआ है, रेड मार्क का जो स्टार दिया हुआ है, तो यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जिसपे अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल चाहे तो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे उनको आपको यहाँ पे डालना है। और एक ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं, जिसको बाई चांस ये नंबर नहीं लगा तो उनके घर के किसी सदस्य का नंबर अगर होगा तो वहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पे ये ज़रूरत होता है। और अगर ये नंबर नहीं होगा तो वेरिफिकेशन काफ़ी लेट हो सकता है, और उनका जो पेंशन का जो स्कीम है ये मिलने में काफ़ी लेट हो सकता है। तो मेन जो मोबाइल नंबर उनका तो देना ही है, जिसमें वो गवर्नमेंट ऑफिशियल कांटेक्ट करते हैं। और एक नंबर है ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ये भी जितना ज़रूरी है, क्योंकि बाई चांस अगर जो पहला वाला नंबर नहीं लगेगा तो ये दूसरा नंबर से भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद परमानेंट जो एड्रेस है, मतलब अभी वो कहाँ पे रहते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैंने जो एड्रेस लाइन 1 में वहाँ के कौन से वार्ड के, और उनका एड्रेस 2 में, एड्रेस लाइन जो 2 है वहाँ पे उनका जो कौन से एरिया में रहते हैं, उनका गाँव का नाम है। तो आप अगर किसी दूसरे एरिया से रहते हैं तो एकदम करेक्ट वो लिखना है, आपको पंचायत का नाम नहीं लिखना है यहाँ पे, आपका जो गांव, वो गांव का नाम यहाँ पे लिखना है। तो वो जुमई से है तो मैं जुमई का नाम लिखा है यहाँ पे। और तो वैसे अगर पूरा एड्रेस लाइन 1 पे भी हो जाएगा तो वो चलेगा, और जो एड्रेस लाइन 2 पे अगर ज़्यादा है तो वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, वैसे वो मैंडेटरी नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे रोड या स्ट्रीट नेम, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं
पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं कि या लोग उनका लोकल एरिया कहाँ पे है वो लिख सकते हैं। तो अगर तो यहाँ पे आप पंचायत नाम भी लिख सकते हैं, जैसे खजुरापाड़ पंचायत के तो मैं खजुरापाड़ पंचायत यहाँ पे लिखा। और यहाँ पे लैंडमार्क, अगर वहाँ पे कोई स्कूल है, कोई तालाब है, कोई मंदिर है, तो ये लैंडमार्क जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत काम का आता है। जब एड्रेस मतलब कोई भरता है तो ये बहुत काम आता है, या नियर बाई कहाँ पे है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नियर बाई, जो मैं जो स्कूल है, यूपी स्कूल है, तो यहाँ पे एक स्कूल है यहाँ पे उनके घर के सामने, तो मतलब आसपास है, इतना सामने भी नहीं है, तो वो स्कूल का यहाँ पे डिटेल लिख दिया। उसके बाद लोकेलिटी, और लोकेलिटी में यहाँ पे आपको लिखना होगा जो पंचायत का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद लिखना स्टेट, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर ये उड़ीसा से हैं तो उड़ीसा मैंने बिलोंग किया। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन, ये केमझर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो केमझर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद ब्लॉक, कौन से ब्लॉक से, ये सारपड़ा ब्लॉक तो सारपड़ा से। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ये कौन सा जो पंचायत है, तो वो पंचायत का नाम लिखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी पंचायत, ठीक है। और यह विलेज, मतलब कौन सा विलेज है, ठीक है। और हाँ, ये चीज़ मैं भूल गया था, लोकेलिटी जो जुमई, मतलब उनके गांव का नाम लिखना है यहाँ पे। पंचायत का ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी है। उसके बाद उनका पिन कोड, जो भी वहाँ का पिन कोड है वो पिन कोड दे दीजिए। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए सेम एज ए परमानेंट एड्रेस। और जैसे क्लिक करेंगे वो सारा डिटेल यहाँ पे फेच हो जाएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए बेसिक डिटेल सेव हो गया ऑलरेडी यहाँ पे पोर्टल पे। जैसे सेव हो गया, यहाँ पे देखिए नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम का डिटेल्स यहाँ पे आ गया। यहाँ पे डिटेल ऑफ रिक्विजिट लिखा हुआ है, डिक्रीज कंप्लीट एड्रेस, यहाँ पे वो सारा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। डिक्रीज फुल नेम और डिक्रीज कंप्लीट एड्रेस, ये दोनों चीज़ आपको भरना ही भरना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ फाइनली ये काम करता है। मतलब ये वेरिफिकेशन के लिए ये जो स्टेप है ये भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। देखिए फर्स्ट पे जो बीपीएल कार्ड, फैमिली एज प्रूफ, और मेडिकल सर्टिफिकेट अगर कोई है, डेथ सर्टिफिकेट अगर है तो वो आपको यहाँ रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जिनका डेथ हो गया वो सारा उनका डिटेल तो यहाँ पे देना है। क्योंकि आप ये जो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम जो ये हो रहा है, मतलब ये उनका हस्बैंड मर गया है, तो उनका हस्बैंड का तो डेथ हुआ है, इसलिए तो भी अप्लाई कर रहे हैं, और इसीलिए ये चीज़ चाहिए, ये एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन के लिए उनका सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे ज़रूरी है। सबसे पहले एक नंबर, जो फर्स्ट पेज ऑफ बीपीएल कार्ड ऑफ द फैमिली अगर है तो वो ज़रूरी है, उसका फर्स्ट पेज चाहिए ही चाहिए। और उससे पहले और एक चीज़ है, उनका 18 से मतलब ज़्यादा एज होना चाहिए। और उसके बाद एज प्रूफ ऑफ द डिक्रीज, मतलब इलेक्टोरल ऑफ ग्राम पंचायत और म्यूनसिपैलिटी और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बार्थ सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट फ्रॉम ए मेडिकल ऑफिसर, ये चाहिए ही चाहिए, नॉट बिलो रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन सारा अगर है तभी आप एलिजिबल हैं ये चीज़ अप्लाई करने के लिए। डेथ सर्टिफिकेट ऑफ और डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिक्रीज, देखिए डेथ सर्टिफिकेट होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो और वो भी जेन्युइन वाला होना चाहिए। तो उसका स्कैन कॉपी भी आप यहाँ पे पहले सबसे पहले स्कैन करके रखते हैं। फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, ठीक है, तो बैंक पासबुक भी यहाँ पे आपको स्कैन करके रखना होगा। आईडी प्रूफ ऑफ दो क्लेमेंट इलेक्टोरल ऑफ ग्राम पंचायत, देखिए तो ये चीज़ भी उनको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। तो जो आइडेंटिफिकेशन अगर नहीं होगा तो ये डिटेल फाइल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और ये उसके लिए चाहिए ग्राम पंचायत भी चाहिए, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर है तो वो चलेगा, बार्थ सर्टिफिकेट अगर उनके पास है तो वो चलेगा, सर्टिफिकेट फॉर्म में मेडिकल ऑफिसर और ये भी चलेगा। लेकिन ये जो असिस्टेंट सर्जन के नीचे के रैंक अगर तो होंगे तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा डॉक्यूमेंट्स पहले रेडी कर दीजिए जब भी ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक भी डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग रह गया और कहीं पे कुछ गलत हो गया, नाम वाम स्पेलिंग कुछ गलत हो गया, तो इसमें काफ़ी सारा दिक्कत आ जाएगा आपको, और ये रिजेक्ट होने में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। काफ़ी सारा रिजेक्ट हो जाता है, आप अप्लाई कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है। और ठीक है, तो अब सबसे पहले करेंगे डिग्री फुल नेम है, मतलब ये जो अप्लाई कर रहे हैं उनका पहला नाम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उनका फादर जो या हस्बैंड नेम, क्योंकि इनका हस्बैंड का डेथ हो गया था और इसीलिए यहाँ पे उनका हस्बैंड का नाम लिखेंगे। उनका जो हस्बैंड का नाम है ये वो भी कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे पूरा, ठीक है। और उसके बाद इसका पूरा नाम लिखना, नेम एंड सर नेम, ठीक है। अभी ये लिख दिया, और लिखने के बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ, अभी उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है करेक्ट लिखना है, मतलब आधार कार्ड में अगर जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है एग्जैक्टली वही डेट ऑफ बर्थ लिखना है, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में जो होगा वो एग्जैक्टली वही डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट ऑफ बर्थ ही देना है आपको। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ डेथ, मतलब जिनका डेथ हो गया उनका डेट का डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं डेमो के लिए दिखाया था, लेकिन डिग्री नेम में आपको वही लिखना है जिनका डेथ हो गया है। ऐसा नहीं लिखना है कि जो एप्लीकेंट है उनका नाम लिख देना, मैं ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए कह रहा था, ठीक है।
क्योंकि वो अगर आपने लिख दिया कि उनका जो एप्लीकेंट है तो भाई ये तो रिजेक्ट ही हो जाएगा। तो वही लिखना है आपको जो जिनका डेथ हो गया है, ठीक है, उन्हीं का ही डिटेल चाहिए, क्योंकि उनका फुल नेम यहाँ पे लिखना है, उनके बाद उनके जो फादर नेम है, क्योंकि ये एक फीमेल अप्लाई कर रहे हैं, मतलब उनका वाइफ अप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए उनका डिटेल्स चाहिए यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मतलब और किसी और का, ठीक है। तो इसलिए जो मेन जो डेथ हो गया था उनका उनका पूरा नाम यहाँ पे सबसे ऊपर लिखना है, उनके बाद जो जिनका डेथ हो गया है, ठीक है, और उनका फादर का नाम, उनका फादर का नाम लिखना है, क्योंकि वो जो जेंट्स हैं तो इसलिए उनका फादर का नाम लिखना होगा। और फादर का नाम लिखने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी उनका देना है, और वो भी सही, ठीक है, डॉक्यूमेंट के हिसाब से करना, क्योंकि उनके कोई स्पेलिंग इधर उधर हो गया तो वो बाद में वही रिजेक्ट होने का खतरा है, ठीक है। तो बिल्कुल सही चीज़ यहाँ पे आपको भरना है, ताकि डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, कभी रिजेक्शन का खतरा ना हो। और ये सारा डॉक्यूमेंटेशन का चीज़ पहले रेडी रखिए, और आप जब भी करेंगे ना सामने देख के ही करना पड़ेगा आपको। देखने के बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं। तो जो जिनका डेथ हो गया सिर्फ उन्हीं का लिखना है, उनका डॉक्यूमेंट में जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है बिल्कुल वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है, जो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ कब उनका मतलब जन्म हुआ था, ठीक है। अभी वो उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम लोग लिख दिए। लिखने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ डेथ, तो जब भी उनका जो निधन हुआ था और निधन का डेट यहाँ पे लिखना है, डेट, उसके जो आपके पास तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो वहाँ पे लिखा होगा, एग्जैक्ट डेट लिखा होगा, तो उसी टाइम पे उनका एज भी कितना होता है वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये 2020 में उनका डेथ हो गया था, तो हम लोग वहीं लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पे एज अपने आप आ गया। उसके बाद जेंडर मेल, उसके बाद बीपीएल कार्ड। अब बीपीएल कार्ड का जो नंबर है, ये बीपीएल कार्ड जो होता है ना वो पुराना वाला कार्ड होता है, अभी जो नया वाला कार्ड वो तो रेशन कार्ड, वहाँ पे भी वो कार्ड नंबर लिखने पे भी चलेगा यहाँ पे, ठीक है। और मतलब बीपीएल का वो तो पता है बिन जो बिलो पॉवर्टी की लाइन पे है जो, ठीक है, वही नंबर यहाँ पे उनका कार्ड का डिटेल यहाँ पे लिखना है, कार्ड का नंबर। अब वो बीपीएल कार्ड भी जरूरत अगर हो सकता है उसका भी स्कैन कॉपी आपको चाहिए, तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पे रेडी रह सकते हैं। और इसलिए सबसे पहले क्या करना है, जो बीपीएल कार्ड का नंबर जो है, और यहाँ पर रेशन कार्ड का भी नंबर लिख सकते हैं, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, वो जो रेशन कार्ड का नंबर रिजेक्ट हो जाता है, तो अगर कोई पुराना वाला बीपीएल कार्ड है तो उसको यहाँ पे आपको लिखना ही होगा। तो अभी मैं यहाँ पे उनका बीपीएल आईडी का जो मतलब जो पुराना वाला बीपीएल कार्ड है वो कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ। बीपीएल कार्ड में ज़्यादा लेटर नहीं होता था, मतलब वही पुराना वाला लेटर, इसमें 3 4 6 5 लेटर रहता था शायद, हाँ 5 लेटर। तो वो पुराना वाला बीपीएल आप लिखिए, ठीक है, जो नया वाला नहीं, रेशन कार्ड नहीं, वो नहीं लिखना है आपको। तो बीपीएल कार्ड का डिटेल लिखने के बाद यहाँ पे देखिए वो कौन सा साल में जो बीपीएल कार्ड बना था, उसका एज यहाँ पे लिखना है, वो कौन सा ईयर में बना था। ये 1997 का था, तो मैंने वो चीज़ लिखा है यहाँ पे। और उसके बाद जिनका जो डेथ हो गया था उन्हीं का ही एड्रेस यहाँ पे लिखना है, उनका वोटर आईडी या उनका जो आधार कार्ड या उनका स्कूल सर्टिफिकेट जो भी अगर है, तो उससे बिल्कुल देख के यहाँ पे वो डिकीज का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। और उनका एड्रेस यहाँ पे पूरा लिखने के बाद यहाँ पे जाएंगे, उनका जो पिन कोड लिखने के बाद यहाँ पे जाएंगे अकाउंट डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी। आप ये ध्यान से दीजिए, जो अकाउंट डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी लिखेंगे ना, ये जो अप्लीकेंट है उन्हीं का अकाउंट डिटेल यहाँ पे देना है, क्योंकि उनका इन जो फ्यूचर में जो पेंशन जो भी आएगा वो सारा पेंशन यहाँ पे ही आएगा। उनका अकाउंट अगर दिए होंगे तो उसी पे अगर डायरेक्ट अकाउंट क्रेडिट होगा या जो भी जैसा पैसा आता है, जो पेंशन बोल सकते हैं, जो गवर्नमेंट के तय किए गए जो पेंशन है वो पेंशन यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, तो उनका पूरा नाम, जो एप्लीकेंट है उनका पूरा नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना है, जो और या फिर जो बैंक पासबुक है उसी पासबुक को देख के जैसे लिखा गया बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। और ये नेशनल बैंक का नाम लिखना है, ऐसा नहीं कि कोई ग्राम्य बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक है उनका डिटेल नहीं लिखना है आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे उनका डिटेल्स जो अकाउंट नंबर है, तो ये उनका बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है या स्टेट बैंक का हो सकता है या किसी अलग बैंक का भी हो सकता है, वही लिखना है आपको। कोई कोऑपरेटिव या अदर बैंक का डिटेल्स नहीं लिखना है आपको, ठीक है। अब नेम लिख दिया, अकाउंट नंबर लिख दिया, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आईएफएससी कोड। और जो आईएफएससी कोड है ये बिल्कुल सही आप ढूंढ के ही लिखना है, पासबुक में लिखा होगा तो डेफिनेटली उसी को ही लिखना होगा, ठीक है। अगर कोई गलत लिख दिया तो ये काफ़ी दिक्कत में आ सकते हैं, रिजेक्ट हो सकता है या पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है। तो आईएफएससी कोड भी बिल्कुल सही डालना है आपको। और ये डालने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, देखिए आप नीचे देख सकते हैं,
डिक्लेरेशन देखिए, आई solemnly affirm that the above mentioned information document submitted by me is true and correct to my knowledge and belief. I hereby agree to liable for legal consequences of any information found incorrect or untrue or later that. तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारा डॉक्यूमेंटेशन का डिटेल्स, जो नेम, एड्रेस, जो बैंक डिटेल्स, एवरीथिंग जो भी आपने दिया हुआ है उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, ठीक है। और आप बिल्कुल मतलब सोच समझ के ये डिटेल्स आप यहाँ पे भरे हुए हैं। अगर इन फ्यूचर कभी कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस आया तो उसके लिए जिम्मेदार भी आप फिर। उसके बाद यहाँ पे जो चेक मार्क दिया हुआ है वहाँ पे टिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर आ गया है, सबमिट करने के लिए बोल रहा है। तो ये एप्लीकेशन जो नंबर है ना, जो रेफरेंस है, इसको आपको सेव करके नोट पैड में लिख लेना है या किसी नोटबुक में लिख के रखना है, क्योंकि ये इन फ्यूचर में हर वक्त आपको ये यूज करना है। कहीं पे मतलब जो आपका फॉर्म कितना गया है, कितना आगे गया है, कहाँ तक रुका है, वो सारा चीज़ देखने के लिए जो रेफरेंस नंबर है उसको आपको सेव करना है, लिख के रखना है। और उनको जो कस्टमर है आपका या जो एप्लीकेंट है उनको वो भी दे देना है, क्योंकि अगर वो चाहें तो इन फ्यूचर अपने मोबाइल पे भी चेक कर सकते हैं या किसी सीएससी सेंटर पे जाकर चेक कर सकते हैं, या और किसी को देख के पूछ सकते हैं एटलीस्ट कि मेरा जो एप्लीकेशन है कहाँ तक पहुँचा है, उसका कितना वेरिफिकेशन पेंडिंग है, कितना नहीं है, वो सारा चीज़ वो देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो सारा चीज़ आप सेव करके रखिए होगा, क्योंकि वो फ्यूचर में चाहिए, ठीक है। अभी वो होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो जितना भी हम लोग डॉक्यूमेंट स्कैन के करके रखे थे, और इसका डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि जो नेशनल जो फैमिली स्कीम है उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे क्या चाहिए। तो देखिए मैंने ऑलरेडी स्कैन किया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट, और परफेक्टली मतलब जिसका जितना मेमोरी चाहिए, KBPF से चाहिए, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोथ साइड पेज PPL कार्ड, तो उसका स्कैन किया था, उसको यहाँ पे डाल दिया मैं ऑलरेडी चूज फाइल पे जाके। और उसके बाद हम लोग को जाना है यहाँ पे, देखिए टिकट, ID प्रूफ, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, वो सारा चीज़ यहाँ पे, स्कूल लिविंग बर्थ सर्टिफिकेट, वो हमने यहाँ पे डाला। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो देखिए ID प्रूफ, और तो जो इनका डेथ हुआ है उनका जो भी ID प्रूफ है, आधार है तो आधार है, वोटर है तो वोटर, अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसको अपलोड करना है। और अपलोड ये मतलब पहले चूज फाइल करेंगे, चूज फाइल करने के बाद ये जो लाइन दिया हुआ है यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन है। और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ये फाइल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 200 KB। अब समझ सकते हैं जो फाइल हम बनाएंगे ना वो 200 KB के बीच में रहना होगा, क्योंकि हमारा ये जो 1 MB फाइल था, तो वो जो 1 MB का जो फाइल है तो वो आपको पता है मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फाइल है उसी को ही आपको रखना होगा। तो मैंने ऑलरेडी कंप्रेस किया हुआ है, ये बाकी था तो मैंने कंप्रेस कर दिया। अब कंप्रेस होने के बाद देखिए ये ऑलरेडी जो PDF है 200 KB के नीचे आ गया। अभी होने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया। और उसके बाद जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी सेम 200 KB के नीचे ही होना चाहिए, तो वो भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है। तो वो 200 KB से नीचे वाला फाइल यहाँ पे PDF जो फाइल है वो यहाँ पे मैंने डाल दिया ऑलरेडी। और डालने के बाद उसको दोबारा अपलोड कर दिया। तो देखिए साइड में ग्रीन मार्क आ गया, ग्रीन मार्क आ गया मतलब यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, तो वो आ गया है, ठीक है। अभी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी जो भी है डॉक्यूमेंट है वो सारा वो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। 200 KB के नीचे ही डालना है आपको, और नीचे के डालने के बाद ही वो यहाँ पे आएगा। और देखिए यहाँ पे अभी फर्स्ट पे जो बैंक जो पासबुक है, मतलब जो एप्लीकेंट है उनका बैंक पासबुक का जो पहला वाला पेज है उसको उसका स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद ID प्रूफ ऑफ जो क्लेमेंट, जो क्लेम कर रहे हैं मतलब जो एप्लीकेंट है ऑब्वियसली वही क्लेम कर रहे हैं ये जो सारा पेंशन स्कीम, ठीक है। तो जो एप्लीकेंट है उनका वोटर ID यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ID प्रूफ के लिए आधार भी दे सकते हैं, वैसे आधार भी चलेगा यहाँ पे। और एनी अदर डॉक्यूमेंट, अगर और कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी दे सकते हैं। और मतलब काफ़ी कुछ अलग डॉक्यूमेंट जैसे इलेक्ट्रिक बिल या कोई एफिडेविट अगर है, कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसी के लिए जो 6 नंबर का जो पॉइंट है वो दिया गया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, काफ़ी लोगों का डॉक्यूमेंटेशन में इशू होता है, जैसे नाम इशू होता है, एज होता है, या स्पेलिंग मिस्टेक होता है, पहला नाम या सरनेम में कोई मिस्टेक होता है, तो वो एफिडेविट जो कोर्ट से मतलब जो एडवोकेट से बनाया होगा वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ताकि मतलब दोबारा आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन देना नहीं पड़े और एक ही साथ आपका वो सारा काम हो जाएगा। तो उनका और कुछ डॉक्यूमेंटेशन है तो यहाँ पे जैसे कि आधार दे सकते हैं या इलेक्ट्रिक बिल दे सकते हैं, या जो भी डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ पे देख के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए कॉन्फर्म पेमेंट ऑफ नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम आ रहा है, तो ये हम लोग CSC से पेमेंट करें, क्योंकि हम लोग CSC से कर रहे हैं। तो कॉन्फर्म पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कितना पैसा लगेगा, 27.14 रुपीज़, और जो कि हम लोग को CSC वॉलेट से कटेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
जो हमारा जो पेमेंट है हमारा CSC पेमेंट गेटवे से आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए CSC हमारा आईडी आ गया और यहाँ पे बस ये बोल रहा है CSC का पासवर्ड डालिए। और तो हमसे हमारा जो वॉलेट है देखिए कितना कटेगा यहाँ पे 11 रुपये, 11 रुपये 64 पैसा, ठीक है। और जो सेल अमाउंट मतलब हम अप्लीकेंट से कितना पैसा लेंगे 27.14 रुपीज़, वही 27 रुपीज़ आप ले सकते हैं। तो उतना ही पैसा आपको देना होगा। और जो अमाउंट टू पे देखिए ऊपर राइट साइड में आप कॉर्नर में देख सकते हैं 11.6 रुपये। तो हमारा जो CSC का जो वॉलेट है उसी वॉलेट से वही 11 रुपये 64 पैसा कटेगा। तो ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे पासवर्ड बदल लेते हैं अपना। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे हम लोग वैलिडिटी पे क्लिक करेंगे और करने के बाद उसके बाद देखिए वॉलेट का जो पिन है वो पिन यहाँ पे डालेंगे। जैसे ही पिन पे डालेंगे और पे क्लिक करेंगे तो वो पेमेंट हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। तो मैंने ना ये इसको पूरा पेमेंट नहीं किया, बैक में किया, क्योंकि वो बाद में मेरे को करना था। मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको ये चीज़ किया हूँ, या अगर सक्सेस भी हो जाएगा तो वो दिखाएगा वो आप चीज़ को। और कभी कभी क्या होता है ना, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद भी वो थोड़ा टाइम लगता है उसको पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे जो डैशबोर्ड है, हम हमारा जो CSC ID ऊपर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा हुआ है। और वो डैशबोर्ड में अपने जो भी एप्लीकेंट का काम किया है वो सारा डाटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपका पेमेंट कट गया है तो आप दोबारा से आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपका बैलेंस एक्चुअल में कटा है कि नहीं कटा है। और कटा है तो वो भी अगर या कोई अनसक्सेसफुल हो तो वो दोबारा आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम जो अपना डिजिटल सेवा पोर्टल है हम दोबारा वहाँ से जाके लॉगिन करेंगे। और उसके लिए आपको लॉगिन डिजिटल सेवा यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो डिजिटल सेवा पोर्टल आएगा उसको दोबारा से ID पासवर्ड डाल के यहाँ पे जो लॉगिन दिया हुआ है लॉगिन करना है। और जैसे ही हमको यहाँ पे आपका ईमेल ID या जो यूज़र नेम है या जो CSC ID है वो दोबारा से यहाँ पे आपको डालना है जो यूज़र नेम पे। और उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको डालना है। और डालने के बाद आपको दोबारा से लॉगिन करना है। अब जब भी ये फॉर्म फिलअप का काम करेंगे ना, आपका जो इंटरनेट का स्पीड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंटरनेट का इशू की वजह से या सर्वर के इशू की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ सकता है ये चीज़। और दिक्कत होने में आपको ही तकलीफ रहेगा, आपका ही जो समय वो खर्च होगा। तो इसलिए जब भी करें आपका नेट जो इंटरनेट का स्पीड है वो स्टेबल होना चाहिए। और जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए अभी अपना जो डिजिटल पोर्टल है वहाँ पे हम लोग लॉगिन कर लिए। और एक्चुअली इंटरनेट का भी स्लो है यहाँ पे, इसलिए अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है हम लोगों को। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग अभी वेट करेंगे। और देखिए यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे देख सकते हैं 11 रुपये हम लोगों का ऑलरेडी अकाउंट से बैलेंस मतलब खर्चा हो गया है। अभी हम यहाँ वॉलेट पे भी देख सकते हैं कि हाँ हमारा जो बैलेंस था वो ख़त्म हो गया है। और हम लोग अपने जो वॉलेट लेजर वहाँ पे भी अगर चेक करेंगे, देखिए ये 11 रुपये 64 पैसा वो ऑलरेडी ख़त्म हो मतलब खर्चा हो गया। ठीक है, ये जो कंफर्म पेमेंट हम लोग किए थे, ये वही पुराना वाला जो प्रोसीजर है वो हम लोग आपको दिखाया है अभी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोकसभा जो पोर्टल है यहाँ पे कितना सारा जो कस्टमर या कितने सारे लोग यहाँ पे एप्लीकेशन डाला हुआ है। तो हम दोबारा यहाँ पे जाएंगे लॉगिन विथ टीचर्स वर्ल्ड कनेक्ट पर, ये दूसरा टैब मैंने खोला ऑलरेडी। अब यहाँ पे जाएंगे तो देखिए एप्लीकेशन ID का ये अभी भी ऑन पेड दिखा रहा है। तो पता नहीं ये क्यों अभी दिखा रहा है, लेकिन कभी कभी पेमेंट होने के बाद भी ये चीज़ दिखा देता है। ठीक है, और ये इसको आप दोबारा पेमेंट मत कीजिए, क्योंकि ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन जो अभी फिर भी कंफर्म पेमेंट के लिए दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी पेमेंट किया हुआ है। तो कभी कभी होता है ना, वो सर्वर का इशू रहता है, इसलिए ये सब दिक्कत होता है। तो हमने जो पेमेंट कर दिया था जो कि वॉलेट से हम लोगों का कट गया है, तो ये सारा चीज़ होने के बाद ये कभी कभी दिखाता है कि पेमेंट कट गया है और हुआ नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो आपको उसको उसी दिन आपको वो काम छोड़ना होगा 24 आवर के लिए, या 2-3 घंटा के लिए आप छोड़ सकते हैं उसके बाद। या अगर आपका और कोई दिक्कत है तो आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट जो मैनेजर है उनको आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये दोबारा ट्राई आप कर सकते हैं अगर आपका बैलेंस नहीं कटा होगा। ठीक है, तो आप दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। ये उनके लिए जिनका बैलेंस नहीं कटा है, ठीक है, पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ है उनके लिए। तो ये चीज़ आप दोबारा कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि बैलेंस क्यों नहीं कटा है, क्यों नहीं कटा है। आप अप्लाई कर सकते हैं या CSC को जो भी ऑफिशियल मैनेजर हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और पेमेंट होने के बाद भी देखिए अभी तक हमारा ऑन पेड दिखा हुआ है। और यहाँ पे तो वैसे अगर कोई इशू है तो आप टिकट भी रेज कर सकते हैं। वैसे इसका और एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग बहुत जल्दी लाने वाला हैं कि ये दिक्कत क्यों हुआ है, और इसका और कोई सोल्यूशन अगर है तो वो सोल्यूशन में हम दिखाने वाले हैं। वैसे कि इसका और एक प्रोसीजर भी है, मतलब जो पेंशन स्कीम है इसको अप्लाई करने का और एक प्रोसीजर भी है। इसका वीडियो भी हम लोग अगले जो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में वो लाने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और जो बेल का आइकन है ना उसको डेफिनेटली क्लिक करना है, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा या आगे जो भी अपडेट आने वाला है तो आप उसको मिस नहीं करेंगे।
और अगर मनी अर्निंग के बारे में भी कोई वीडियो आपको देखना है तो हमारा और एक दूसरा चैनल है जेम्स मनी मैजिक, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उस पर मनी अर्निंग वाले काफ़ी सारा वीडियो आप रेगुलर देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और कोई सुझाव है तो वो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।